वर्चुअल क्लासरूम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, और मैं स्वागत करता हूं आपका कक्षा 8 क्लास 8 साइंस की इस क्लास में। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और कॉपी और पेन अपने हाथ में जरूर रखें। जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, नोट डाउन करते रहें, ठीक है। उनको कॉपीज में लिखते रहें और घर जाकर याद करते रहें। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए, बिल्कुल अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फोर्स एंड प्रेशर, और अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काफी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर चुके हैं। आज हमने देखना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी बल के प्रकार, जिसमें हम सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस देखेंगे यानी संपर्क बल। तो ऐसे बल जिसमें जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और जिस कारक के द्वारा बल लगाया जा रहा है दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, उसे हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपको दिख करके समझ पा रहे होंगे आप। हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस की। तो अपनी कॉपी में हेडिंग बना दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कांटेक्ट फोर्सेस को। कांटेक्ट फोर्सेस यानी कि संपर्क बल। चलिए इस संपर्क बल के बारे में बात करते हैं। संपर्क बल का जो सबसे पहला काइंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला काइंड ये जो है अमूमन हम लोग इसको देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, हालांकि हमें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आज आप इसका नाम जान लीजिए और फिर आप देखिए कि आप लोग इस बल को कितना ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसका नाम है मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल। और ये मस्कुलर फोर्स किसके कारण लगता है? आपकी मसल्स के कारण, पेशियों के कारण, मांसपेशियों के कारण। तो ऐसा बल जिसमें कि रोल प्ले करता है हमारी मसल्स, हमारे शरीर की मांसपेशियां, या फिर जो भी वस्तु बल लगाने का कार्य कर रही है उसकी मांसपेशियां अगर यहाँ पर बल को उत्पन्न करने का काम कर रही है तो हम उसे कहते हैं पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स। आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते होंगे डियर स्टूडेंट्स। आप लोग चलते हो यानी वॉक करते हो, है ना। आप लोग डांस करते होंगे, रन करते होंगे, दौड़ते होंगे, है ना। सामान को उठाते होंगे, लिफ्ट करते होंगे। अपने बैग को आप अपने शोल्डर्स पर टांग करके स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं। रस्सी को खींचना, है ना, रस्सी को खींचने का काम, ये सारे काम जो हैं इन सब के लिए आप लोग क्या करते हो? ताकत का इस्तेमाल करते हो, अपने मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हो, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है, जो फोर्स यूज हो रहा है, वो ड्यू टू योर मसल्स हो रहा है। आपकी मांसपेशियों के कारण ये बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है बगल में फिगर है, बगल में आपको एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में आप ये देख सकते हैं कि एक जो पहले के जमाने में एक बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी को हम क्या कहते हैं? बुलक कार्ट। बुलक मतलब क्या होता है? बैल, ठीक है, और कार्ट मतलब गाड़ी। तो पहले के जमाने में जो बैलगाड़ी हुआ करती थी उसमें आप देखेंगे कि जो बैल हैं वो क्या करते हैं? वो एक भारी बोझ को उठाने का, उसको कैरी करने का काम, उसको खींचने का काम करते थे। तो यहाँ पर जो बैल हैं वो बल लगाने के लिए, वो फोर्स के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मांसपेशियों का, अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बैल हट्टे कट्टे होंगे, बैल जो होंगे उनका शरीर जो होगा काफी हट्टा कट्टा होगा, तो वो काफी ज्यादा सामान को जो है लाद करके अपने ऊपर लेकर के जा सकते हैं इस गाड़ी में। आप समझ में आ गया मस्कुलर फोर्स? तो मस्कुलर फोर्स की हम लोग अभी क्या रखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, यानी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
चलिए मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसमें लिखिए द फोर्स resulting due to the force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force। तो ये डेफिनेशन है किसकी? मस्कुलर फोर्स की, पेशीय बल की। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसे। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे आप मांसपेशियों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहते हैं। तो चलिए ये हुआ पेशीय बल। इसमें आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स देने का काम आपका, समझाने का काम मेरा। डेली लाइफ में आपने कितनी सारे क्रिया देखे हुए, अब आप लोग रिलेट कर सकते हो उसे। दैनिक जीवन में आप कितने सारे काम करते हो, है ना? दैनिक जीवन में आप कितने सारे काम करते हो। आप लोग किसी किताब को उठाते हो, बाल्टी में पानी लाते हो, है ना? और इसके अलावा आप किसी रस्सी को खींच करके पानी निकालते हो, अपने बैग को उठा करके स्कूल लेके जाते हो। तो ये सारे जो कार्य हैं, इनको करने के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता है, आपको बल की आवश्यकता है। और ये फोर्स आपको कहाँ से मिलता है? आपकी मसल्स के कारण, आपकी मांसपेशियों के कारण ये बल हमें मिलता है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, इस मस्कुलर फोर्स का कौन कौन से जानवर का, जैसे आपने देखा होगा हॉर्स हो गए, घोड़े हो गए, है ना? हॉर्स हो गए। इसके अलावा हम ऊपर फिगर में तो देख ही रहे हैं, बुलक्स जो बैल हो गए, है ना? और कौन से जानवर? और डोंकी हो गए, गधे हो गए, है ना? डोंकीज हो गए। ऐसे बहुत सारे जानवर, कैमल हो गए, रेगिस्तान में कैमल को हम लोग यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर जो हैं, जिनके हम मस्कुलर फोर्स का यूज करके अपनी डिफरेंट जो काम होते हैं, हमारे जो सामान लाने ले जाने के काम होते हैं, वो हम इनके मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा सामान ढोने वाले जो पुरानी गाड़ियां होती हैं हमारी, है ना? आज की डेट में तो हमारे पास काफी सारी टेक्निकल जो नई गाड़ियां हैं वो आ गई हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों में आप देखेंगे कहीं घोड़ा खींच रहा है गाड़ी को, कहीं बैल खींच रहा है, कहीं गधा खींच रहा है ना, कहीं ऊंट खींच रहा है। तो इनके हम मस्कुलर फोर्स का यूज करके अपना काम इनसे निकलवा लेते हैं, ठीक हो गया? चलिए अब आप ध्यान दीजिए कि इसे हम कांटेक्ट फोर्स, इसे हम संपर्क बल क्यों कहेंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो बैल जो सामान खींच रहा है या फिर कोई जानवर जो है, जब अपने मस्कुलर फोर्स का यूज करेगा तो उसमें जो वस्तु है जिस पर बल लगना है, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होना है, वो अगर इनके डायरेक्ट संपर्क में ना रहे तो बल लगना मुश्किल है। जैसे कि अगर आपको बैग को, स्कूल के बैग को उठा करके स्कूल तक लेकर जाना है, तो इस बात के लिए काफी ज्यादा हमारे पास संभावना ये है, मतलब एक आवश्यकता, एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपको इस बैग को
अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखना होगा। आपको इस बैग को अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखना होगा, तो आप इसको उठा करके लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से वे बल जो जब आरोपित होते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट संपर्क, सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कांटेक्ट मतलब संपर्क। तो आप देख रहे हैं जो सामान ये बैल खींच रहे हैं ये इनके सीधे संपर्क में है ना, सीधे टच है इसके साथ, गाड़ी सीधे इनके साथ संपर्क में है, कांटेक्ट में है। एक और बल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और ये इमेजिनरी है तो इसीलिए इसका कोई चित्र भी नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, फिर उसके बाद इसका नाम बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल रखूंगा, फिर इसका नाम बताऊंगा। एक एग्जाम्पल, आप लोग जो है वो काफी सारे काम करते हैं ना, जैसे सपोज फर्स्ट राइटिंग, आप लिखते हैं। नंबर 2 आप वॉक करते हैं, वॉकिंग। ठीक है, नंबर 3 और भी काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे राइडिंग या ड्राइविंग, गाड़ी चला पाते हैं आप। ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल फोर्स, कैसा बल है ये? अदृश्य बल है। बल तो सारे अदृश्य ही होते हैं ना, हमको वो दिखाई नहीं देते, बस हम उन्हें, उनके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक इनविजिबल फोर्स है जो आपको दिखाई तो नहीं देता, जिसको आप अप्लाई भी नहीं करते, लेकिन ये आपके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ये स्वतः ही आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और इस बल का नाम है, इस बल को हम कहते हैं फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो घर्षण एक ऐसा बल है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी ये काम करता है, और ये दोनों ही वेज में है ना। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारे लिए जरूरत भी है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए, हमारे सिर का दर्द भी कई बार बन जाता है। तो फ्रिक्शन घर्षण के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं आप कॉपी में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पेन और कॉपी के मध्य जो है, उसके पृष्ठ के मध्य, उसके सरफेस के मध्य, उसके सरफेस के बीच में क्या काम करता है? फ्रिक्शन काम करता है, घर्षण काम करता है। आप चल पाते हैं क्योंकि आपके पैर और जमीन के जो सरफेस है, जमीन की जो सतह है, इनके बीच में जो है घर्षण काम कर पाता है, इसलिए चल पाते हैं। आप गाड़ियां चला पाते हैं, क्यों चला पाते हैं? क्योंकि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो रोड के साथ जब संपर्क में होता है तो वहां पर फ्रिक्शन काम करता है। तो हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी ही प्रक्रियाओं में ये इनविजिबल फोर्स जो फ्रिक्शन है, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे, आप जमीन पर ढंग से चल नहीं पाएंगे, आप गाड़ियां नहीं चला पाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है, इसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है। लेकिन जब आप इसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं, उसके साथ ही साथ इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, काफी सारी इसकी कमियां भी होती हैं। क्या क्या कमियां होती हैं इसकी? इसकी जो सबसे बड़ी कमी है कि जो आपकी मशीन्स होती हैं, जो हैवी मशीनरी होती है, जैसे आपके कार हो गए, आपके स्कूटर हो गए, आपकी बाइक हो गई, है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, ये तो आप डेली लाइफ में देखते हैं, इसलिए मैं इनका नाम बता रहा हूँ। और भी अनेकों जो मशीनें होती हैं, सबके अंदर जो पुर्जे लगे होते हैं, जो पार्ट्स लगे होते हैं, वो काम ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो सारी मशीनरी काम नहीं कर पाती, जो मशीनें हैं वो काम नहीं कर पाती। लेकिन फ्रिक्शन के कारण ही ये जो पार्ट्स हैं, जो इसके अंदर, मशीन के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, ये खराब भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो गाड़ियां हैं, स्कूटी है, चाहे बस है, चाहे कार है, उनको ठीक करने वाले काफी सारे मैकेनिक खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं रोड के किनारे, है ना। और काफी सारी दुकानें हैं मैकेनिक्स की, आपको दिख जाती होंगी। तो हमको क्या करना पड़ता है? इन गाड़ियों के रख रखाव में काफी सारा मेंटेनेंस कॉस्ट देना होता है, काफी सारा मेंटेनेंस कॉस्ट देना होता है ना। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट हमको क्यों देना पड़ रहा है?
क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण, इस घर्षण के कारण जो हमारी मशीन है, जो हमारी गाड़ी है, उसके पार्ट्स जो है वो घिस रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? घिस रहे हैं। और घिसने के कारण वो क्या हो जा रहे हैं? वियर एंड टियर हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन का। घर्षण का एक जो डिसएडवांटेज है, जो कमी है, वो ये भी है कि इसके कारण जो हमारे मशीन के पार्ट्स होते हैं वो भी काम ढंग से नहीं कर पाते। कुछ टाइम बाद हमको उनको रिप्लेस करना ही पड़ता है, जिसके कारण जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें हमको काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। समझ में आ गई है बात? ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग जो है घर्षण के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। घर्षण के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि घर्षण एक कैसा बल है। घर्षण एक इमेजिनरी फोर्स है, हमने देख लिया है ना। इसको जब हम लगाना चाहें तब ये काम ऑटोमेटिकली कर जाएगा। जैसे सपोज अगर बात करें कि एक ये गाड़ी है, एक ये रास्ता है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर सपोज एक ये रास्ता है, एक ये रोड है ना, और इस रोड पर एक गाड़ी जो है वो चल रही है, अभी चली नहीं है, सपोज अभी रुकी हुई है। तो जब ये गाड़ी चलने लगेगी, जब ये गाड़ी जो है चलने लगेगी, तो जैसे ही ये गाड़ी आगे की दिशा में बढ़ेगी, इस पर आगे की दिशा में बल लगाएंगे हम लोग, है ना, इसका स्पीड बढ़ाएंगे, तो वैसे ही ठीक उसी समय एक बल अपने आप ही यहाँ पर पीछे की दिशा में काम करेगा, जो कि घर्षण बल होगा। जो कि कौन सा बल होगा? घर्षण बल। तो ये बल जो है ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये बल कैसे लग जाएगा? ऑटोमेटिकली, अपने आप। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे, उसको गति कराने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन जो है अपने रोल में आ जाएगा और तुरंत से काम करेगा। कौन सी डायरेक्शन में करेगा? हमेशा अगर बल आप इस दिशा में लगा रहे हो तो घर्षण इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। अगर बल इस दिशा में लगा रहे हो तो घर्षण विपरीत दिशा में काम करेगा। तो घर्षण के बारे में दो चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। एक तो ये ऑटोमेटिक फोर्स है, अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारे जो अप्लाइड फोर्स है, जो बल हम आरोपित करते हैं किसी वस्तु पर, उसकी गति को परिवर्तित करने के लिए या फिर उसे विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए, तो जो भी बल हम अप्लाई करते हैं उसके विपरीत दिशा में जो लगने वाला बल है, यानी जो उस बल का विरोध करता है, उसको हम फ्रिक्शन यानी घर्षण का बल कहते हैं। तो बातें बहुत सारी हो गई है ना, काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इनको अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। आगे हमको अगर रिवाइज करना पड़े तो ये बातें तो हमारे दिमाग से उड़ जाएंगी, है ना। तो फटाफट से पॉइंट बना करके कुछ बातों को नोट डाउन कर लीजिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि जब जब कोई वस्तु गति करेगी तो उस वस्तु पर गति की दिशा की विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक बल काम करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये बात लागू होगी। इस चीज को नोट डाउन रखें, फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करें। आगे की क्लासेस में आपको फ्रिक्शन और अच्छे तरीके से और डिटेल में समझाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतनी बातें याद रखनी जरूरी है। सो आई होप जो बातें आपको आज बताई गई क्लास में वो सबने समझी होंगी, नोट डाउन करी होंगी, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं आप सभी से कि घर से इन चीजों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे एक बार। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट होता है, हेल्पलाइन नंबर्स पर तुरंत आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्लास में आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर कर दिए जाएंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।